नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएससी द्वारा जो 30 जुलाई को सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर आयोजित हुआ था, उसके ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों की जो आरपीएससी द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की है, उस आंसर की को लेके, क्योंकि कई स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि ऑफिशियल आंसर की किस प्रकार से चेक करें। तो आप लोग इस वीडियो को देख के और आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है उसको अपने पेपर से मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल था, चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। यानी पिछवाई चित्रकला जो है वो किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर माना है आरपीएससी ने ऑप्शन नंबर 3, यानी कपड़े का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरबंदिया, पेरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो अक्षय तृतीया का त्यौहार जो है वो आपका मनाया जाता है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक गायकी की 4 बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आरपीएससी ने आंसर माना है 1, टोंक जिले की 4 बेंत शैली प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ब्रह्मदेव सोनगरारी बात। यह आपके आरपीएससी की जो ऑफिशियल आंसर की है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आरपीएससी ने जो पेपर अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर है। हो सकता है कि आपके पेपर में इन प्रश्नों का क्रम जो है वो चेंज मिले, तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग इस पेपर को चेक करें। आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो ये की थी नरपति लाल ने। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नरपति लाल। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पे स्थित है? तो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी स्थित है ये आपकी नरैना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी हमें असत्य कथन बताना था। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आरपीएससी ने माना है आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आरपीएससी ने माना है 2, 7वां संविधान संशोधन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई? तो 10वें प्रश्न का आरपीएससी ने आंसर माना है 1, यानी ये जो चारों पुस्तकें हैं ये मंडन द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को? तो 1 दिसंबर 1998। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? तो 12वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 8 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला? तो 13वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? तो प्रश्न नंबर 14 जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, हीरालाल देवपुरा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव, प्रश्न नंबर 15 जो है इसका आंसर आरपीएससी ने माना है 1, राजीव स्वरूप। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो प्रश्न नंबर 16 का आरपीएससी ने आंसर माना है आपका ऑप्शन नंबर 4, 17 सदस्य। 17वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 17वें प्रश्न का आंसर आरपीएससी ने माना है 2, वर्ष 3
वर्ष 2002 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNEPA ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो 18वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, आरपीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। प्रश्न नंबर 19 का आरपीसी ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 ACBD, यानी सबसे पहले BL राउत, उसके बाद राम सिंह चौहान, उसके बाद दीनदयाल और सबसे लास्ट में SS टाक। प्रश्न नंबर 20 जो है, प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संकायों के चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 डायल फ्यूचर कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का क्या स्थान है? तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12वां स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ राशि स्वीकृत की है? तो 22वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागौर, जैसलमेर और अलवर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले की प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो प्रश्न नंबर 23 का आरपीसी ने आंसर माना है आपका ऑप्शन नंबर 2 दौसा जिला। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 24वां प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो 24वें का आंसर हो जाएगा आपका 7 खेल। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो 25वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 माउंट आबू। आगे बात करते हैं, हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेप वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो 26वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण पदक। आगे बात करते हैं 27वें प्रश्न की, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? तो 27वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 शतरंज में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? तो 28वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि प्रीलिम्स जो हमने आंसर की डाली थी सारे के सारे ऑप्शन वही है जो मैंने आपको पहले की आंसर की में बता रखे हैं। आगे बात करते हैं 29वें प्रश्न की, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पहुने। 29वें प्रश्न का आरपीसी ने आंसर माना है 1 गर्मियों में ध्रुवों की ओर और सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर खिसकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 30वें प्रश्न का आरपीसी ने आंसर माना है 22 अप्रैल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो 31वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं, विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो 32वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 32वें प्रश्न का आरपीसी ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4। और ये आरपीसी के द्वारा जो आंसर माना गया है ये विवादित है, तो आप लोग चाहो तो इस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक है वैश्विक नागरिकता होना चाहिए इसका आंसर। बाकी आरपीसी ने इसका जो आंसर माना है वो माना है ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। प्रश्न नंबर 33 है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही युग्म का चयन करो। एक तरफ महासागर, दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर। और आरपीसी ने प्रश्न नंबर 33 का आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3, यानी ए और सी ये दोनों सुमेलित है। बांडा सागर और बेरिंग सागर ये दोनों के दोनों असुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 34, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है?
तो 34वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 35वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है गलत युग्म को चुनिए। तो प्रश्न नंबर 36 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 मोरान हुग्रीजन। ये कोयला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये गैस के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर माना है आरपीसी ने। 37वां प्रश्न है मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो प्रश्न नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में। अगला प्रश्न है कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं। 38वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पश्चिमी तटीय मैदान के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत के कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो 39वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संघीय बजट 2018-19 में। अगला प्रश्न है भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो प्रश्न नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निर्यात साख गारंटी निगम। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 41वें प्रश्न का आरपीसी ने आपका आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों को सही माना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर माना है आरपीसी ने। ये भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ जो आपके सर्वोच्च 25 देश है इसकी जगह 10 देश माने गए हैं कि 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सर्वोच्च 10 देशों में भारत को लाना इसका टारगेट है। तो एक बार आप इसको भी देख सकते हैं, लेकिन आरबीसी ने इसका आंसर ए और बी दोनों सही माना है। 42वां प्रश्न है भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो 42वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उद्यम पोर्टल। अगला प्रश्न है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई? तो 43वें का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो 44वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो प्रश्न नंबर 45 का आंसर माना गया है आपका ऑप्शन नंबर 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो 46वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोवियत संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? तो 47वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 सहमति और रजामंदी से। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो प्रश्न नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकनाथ मामला। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो 49वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 भारतीय संविधान का भाग 4। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? तो 50वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो 51वें प्रश्न का आपका आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 2 प्रांतों की विधानसभाओं ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? तो 52वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 397 स्थानों पर। 53वां क्वेश्चन है CII और फिक्की क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों के दोनों आपके भारतीय दबाव समूह हैं। अगला प्रश्न है किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो 54वें प्रश्न का आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 3 29 अप्रैल 1954। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना
किसके द्वारा लिखी गई? तो 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, KPS मेनन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहला महिला थी? तो 56वां जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? तो 58वां जो प्रश्न है इसका आंसर RPC ने 3 माना है कि यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, आपको क्या करना था, महत्व के संदर्भ में सही है, तो हमें सही कथन चूज करने थे। तो ऑप्शन नंबर सी, इसका मतलब पहला कथन, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है, तीसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 RPC ने इसका सही आंसर माना है, और ये सही आंसर जो है ये है आपका कथन नंबर 1, यानी ये विद्यार्थी के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही कथन। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन आपका गलत हो जाएगा। और चौथा, ये शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये आपका 1, A, B और D ये 3 कथन आपके इसके सही माने हैं RPC ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो प्रश्न नंबर 59 का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे, 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए? तो 60वें प्रश्न का आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर 1। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हो सकता है कि RPC इसका आंसर यही मानेगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवर्तीयता को समझने लगता है? तो 61वें का जो आपका आंसर है यह है ऑप्शन नंबर 1, मूर्त सक्रिय अवस्था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था के सही कूट का चयन कीजिए। तो 62वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल सी। केवल सी का मतलब अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर सी, केवल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वें प्रश्न के बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना था, और 63वें का RPC ने आंसर माना है केवल A और D, यानी ऑप्शन नंबर 2। ए कथन क्या था? ए कथन था आपका विकास पूर्वानुमानित है, और D था विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, यानी केवल A और D को सही माना है RPC ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 64 की। प्रश्न नंबर 64 है, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? तो 64वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अवधानात्मक। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 65 की। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। आपको उपरोक्त 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितिवाद अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी इन 2 में से हमें सही विकल्प चुनना था। तो 65वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, A और B दोनों आवश्यक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 66वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? 66वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 67, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो 67वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, MMPI। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो 68 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रतिदमन। आगे बात करते हैं 69, जोड़ों को मिलाइए। एक तरफ आपको परीक्षण एवं दूसरी तरफ उसके निर्माता दे रखे हैं। तो 69वां जो प्रश्न है इसका RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका 2 से सुमेलित है, यानी पास
अलोंग परीक्षण, ये किसका है? अलेक्जेंडर का। फिर बी जो है उसका 3 सही माना है, संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये किसका है? केटल का। फिर तीसरे का सी माना है, सम्मिलन सिद्धांत, ये किसका है? जजोंग का। और IQ किसका है? टर्मन का। इस प्रकार से ये आपके सुमेलित हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। जुंग या युंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी यानी प्ररूप विज्ञान में समाजसेवी, राजनीतिज्ञ और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। तो 17वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 बहिर्मुखी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्नर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? तो 71वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अंतराव्यक्तिक कौशल। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर माना है RPC ने। 72वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो 72वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 मानवतावादी। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है, यह किसका उदाहरण है? तो 73 का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 बाह्य अभिप्रेरणा का। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर माना है। 74वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा BK पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? 74वें का RPC ने आंसर माना है 2 सामान्य उपयोग परीक्षण। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 की। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। तो 75वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1 स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 76, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक है। तो 76वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक घटक। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर माना है। अगला प्रश्न है, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। प्रश्न नंबर 77वें का आंसर RPC ने माना है 3 स्वतंत्र तरीका है, स्वतंत्र दृष्टिकोण है। 78वां प्रश्न है, यदि व्यक्तिक भिन्नताओं का पर सामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+-16 की सीमा के बीच जाएंगे? तो 78वें का आपका आंसर RPC ने माना है ऑप्शन नंबर 2 68.26%। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो 79वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो 80वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए और सी काली सिंध और पार्वती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 81वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3 शुष्क सागवान वन। आगे बात करते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो 82वें का RPC ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 दूसरा स्थान। 83वां प्रश्न, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृतियाँ किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? तो 83वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माही नदी। आगे बात करते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई है? तो 84वें का RPC ने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2 अलवर जिले में। आगे बात करते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी उद्योग और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिला दे रखा है। तो 85वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 85वें का ऑप्शन नंबर 2 माना है इन्होंने सफ़ेद सीमेंट निम्बाहेड़ा। ऑप्शन नंबर 2 माना है RPC ने कि सफ़ेद सीमेंट जो है उसका कारखाना निम्बाहेड़ा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 RPC की तरफ से इसका करेक्ट आंसर माना गया। आगे बात करते हैं, गलत युग्म को चुनिए। तो 86वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 अथुर्णा मंदिर डूंगरपुर में नहीं है, ये बांसवाड़ा में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर माना गया है। अगला है, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए
जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 60% से अधिक थी। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रताप यानी वागड़ वाले जिले। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो खेरी तथा लोही किसकी नस्लें हैं? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भेड़ और बकरी की नस्लें। खेरी आपकी भेड़ की नस्ल है और लोही बकरी की नस्ल है। आगे बात करते हैं, किस अभिलेख में प्रतियारों को सौमित्र यानी लक्ष्मण से उद्भव हुआ कहा गया है? तो 89वां जो प्रश्न है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्वालियर अभिलेख। आगे बात करते हैं, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो 90वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ यानी विशलदेव का। आगे बात करते हैं, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था। 91 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नुसरत खान। फिर 12वां प्रश्न है, किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अब्दुल कादिर बदायूनी। 13वां प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो 93 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेजर सॉवर्स। 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो 94 का आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 3, बैराट, क्योंकि यहाँ से भी सूती वस्त्र के अवशेष मिले, बालाथल से भी मिले। 95वां प्रश्न है, चांदग्रहण शारदा और हरबिलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्य समाज। ये आर्य समाज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 एवं 1912 ईस्वी में गोविंद गुरु की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बेड़सा। 97वां प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब हुआ? तो 97वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 मई 1949 को एकीकरण के 5वें चरण में। 98वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो 98 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शेरगढ़ दुर्ग। 99वां प्रश्न है, लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंगटी फलोदी जोधपुर में। और लास्ट प्रश्न है आपका ए शिफ्ट का, 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो 100वें प्रश्न का आपका आंसर नंबर 1, बाल मुकुंद बिस्सा जो है उनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार से ये आरपीसी के द्वारा जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके आपके 100 प्रश्नों के आंसर थे। लगभग वही आंसर है जो मैंने आपको आंसर की में बताए थे। 3-4 आंसर ऐसे हैं जो आरपीसी ने चेंज किए हैं, तो आप लोग एक बार इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीसी द्वारा जो ग्रुप बी का पेपर आयोजित हुआ था 2:30 बजे से लगा के 4:30 बजे तक, उस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके आरपीसी ने क्या क्या आंसर माने हैं, तो उन प्रश्नों पर बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में भरता है? तो पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका मलिनाथ जी, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो, आपके पास पेपर का कोड चाहे कोई सा भी हो, आप अपना जो प्रश्न है उसको इसके अकॉर्डिंग ही चेक करें, क्योंकि मैं आपको जो उत्तर बता रहा हूँ ये आरपीसी की जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें जो ऑफिशियल पेपर अपलोड है उसके अनुसार बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बीकानेर के निकट समरातल को किसने अपना कर्म स्थल बनाया? तो प्रश्न नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा जाम्बोजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थापत्य की मारू गुजर शैली का है? तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर माना है, समिधेश्वर मंदिर जो कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। आगे प्रश्न नंबर 4, कलाकार निहाल चंद चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? तो चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किशनगढ़ स्कूल से। 5वां प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गणगौर से। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य का राजस्थान में पूर्ण विलय कब हुआ था? तो छठे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1 नवंबर 1956 को। आगे बात करते हैं, गौरी नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो 7वें प्रश्न का आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 2 भील जनजाति से। 8वां प्रश्न है, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका आरपीसी ने 8वें प्रश्न का आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 मेवात क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया?
तो 9वें प्रश्न का आरपीसी ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 10वां प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। तो 10वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्य विधानमंडल द्वारा। 11वां प्रश्न है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 11वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हरिदेव जोशी। अब देखिए यहाँ ये आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ आपातकाल की बात की है, न कि राष्ट्रपति शासन की। तो 11वें प्रश्न का आपातकाल जो कि 1962 में, और 1962 में राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। तो एक आपका ये मुझे लगता है कि विवादित प्रश्न हो सकता है। आगे बात करते हैं, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का था। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4, सिर का पहनावा यानी पगड़ी, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें का आरपीसी ने 4 माना है। 13वां प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में कौन से कथन सही है। आपको नीचे 3 कूट दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही कथन बताना है। तो प्रश्न नंबर 13 का आरपीसी ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4, यानी ए, बी और सी तीनों कथन आरपीसी के बारे में सही है। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, ये कथन भी सत्य है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, ये कथन भी सत्य है। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए, ये कथन भी सही है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो 14वें प्रश्न का आरपीसी ने आंसर माना है ऑप्शन नंबर 4 कि आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है, जबकि ये आयोग कैसा है, एक स्वायत्त संस्था है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 2018 में सत्ता में आई। तो 15वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। अगला प्रश्न है, 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या। तो 16वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 29 विषय। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो 17वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1967, फिर 77, फिर 80 और फिर 92। आगे बात करते हैं, राजस्थान विधानसभा के लिए पहले आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए वे दल कौन सा था। तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राम राज्य परिषद। आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्यसभा सदस्य को राजस्थान की राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। तो 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, नीरज डांगी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की है। तो 20वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 13 शहरों में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विभाग के अनुसार राजस्थान के प्रत्येक जिले में औसतन कितनी ग्राम पंचायतें हैं। तो 21वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 342। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 22वें प्रश्न का आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 4, एक पशुपालक जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है उसे इस योजना के तहत प्रत्येक पशु के लिए अधिकतम 500 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा। ये कथन आपका इस योजना के बारे में गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। 23वां प्रश्न है, 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो 23वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जेम एक्सीलेंस। 24वां प्रश्न, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि इस योजना में पात्र परिवारों को 1998 पैकेज उपलब्ध करवाए गए हैं, गलत कथन है। आगे बात करते हैं, ओडिशा में आयोजित हुई 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली राजस्थान महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। तो 25वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खुशी नागदा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, जून 2023 में जर्मनी में आयोजित आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने 13 घंटे 47 मिनट में 3.8 किलोमीटर तैरकर 180.2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और 42.2 किलोमीटर दौड़कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरी की। तो 26वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिवांगी सारडा।
प्रश्न नंबर 27, हाल ही में किस टीम को हराकर राजस्थान रिबेल्स टीम ताइक्वांडो प्रीमियर लीग के पहले चैंपियन बने? तो 27वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली वॉरियर्स। 28वां प्रश्न है, 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी योजना सम्मिलित नहीं थी? तो 28वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगला प्रश्न है, गलत युग चूज करना था, तो 29वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओकोटस्क जो है वो अटलांटिक का निकटवर्ती सागर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति रहती है तथा पवन की क्षैतिज गति का अभाव रहता है? तो 30वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच। आगे बात करते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। निम्नलिखित देशों को सही अवरोही क्रम उनकी कुल जनसंख्या के अनुमान के अनुसार क्या है? 2023 के अनुमान के अनुसार क्या है? तो 32वें का आरपीसी ने करेक्ट आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2, यानी बांग्लादेश पहले नंबर पे, फिर बांग्लादेश से कम दूसरे नंबर पे जापान, तीसरे नंबर पे मिस्र और चौथे नंबर पे यूके। यही क्रम मैंने आप लोगों को आंसर गेम बताया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने उत्तराखंड की एंजल पुनीरा के साथ हाल ही में लखनऊ में आयोजित बैडमिंटन की ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट के अंडर 15 मिक्स डबल का खिताब जीता है? तो 33वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जगजीत काजला। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो 34वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका धौलागिरी। 35वां प्रश्न, पूर्णा, गिरना, पंजारा किस नदी की सहायक शाखाएं हैं? 35वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, तेंदू, पलास, बेल, खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो 36वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शुष्क पर्णपाती वन। अगला प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो 37वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल में। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ परमाणु शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ राज्य। तो 38वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, काकरापार महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में। आगे बात करते हैं, भारत के लिए अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से 3 देश शीर्ष निर्यात गंतव्य रहे हैं? तो 39वें का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएसए, यूएई और नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर माना है। तीसरे नंबर पे आई थिंक उस दौरान अप्रैल से नवंबर 2022 चाइना था और यहाँ आरपीसी नीदरलैंड यानी हॉलैंड को माना है। तो ये आपका एक आपत्तिजनक प्रश्न हो सकता है। अगला है, वैश्वीकरण शब्द किसने दिया? 40वां जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर लेविट। 41वां प्रश्न, भारतीय वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 41वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। अब इसमें भी दूसरा जो कथन है, इसमें आपके जो पीएम मित्रा पार्क है वो 7 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये ऑल इंडिया सही मान रहा है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के लिए तैयार की गई कारोबार सुगमता रैंकिंग में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो 42वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 63। अगला प्रश्न, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 43वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला स्थान। अंक टाडगी 2022 की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग प्राप्त करने वाले चोटी के 20 मेजबान देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 7वां स्थान। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघ और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई? तो 45वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम 1935। 46वां प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो ये वर्ष 2002 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को निम्नलिखित में से किस अधिकार का हिस्सा बनाया है? तो 47वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जीवन का अधिकार। प्रश्न नंबर 48, विभाजन के परिणाम स्वरूप
पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्यता कम हो गई। तो 48वां जो विधानसभा नहीं है संविधान सभा होगा। 48वां जो प्रश्न है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 299, यानी घटकर भारत में संविधान सभा में सदस्य संख्या 299 रह गई थी। 49वां प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति की जानी थी? तो 49 का आरपीसी ने आंसर माना है 75। देखिए अब भारतीय विधान परिषद की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। एक सदन जो था उसमें तो सदस्य संख्या तय की गई थी 60, जबकि दूसरे में की गई थी 145। अब पता नहीं आरपीसी 75 कैसे मान रही है, तो ये प्रश्न भी आपके लिए एक विवादित प्रश्न हो सकता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है? तो 50वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके पास है? तो 51वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक तरफ आपको आर्टिकल दे रखा था और दूसरी तरफ आपको उससे रिलेटेड प्रोविज़न दे रखा था। तो 52वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि मंत्री की पद की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 75(5) में नहीं है, ये 75(4) में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो 53वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये 42A में नहीं है। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता से पहले दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ? तो 54वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 23 मार्च 1947। 55वां प्रश्न है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 55वें का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1943 को। फिर शीत युद्धोत्तर विश्व में किसने सभ्यताओं के टकराव का विचार दिया? तो 56वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सैमुअल पी हटिंगटन। इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वर्ड दिया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 में आपको दल दे रखा था और दूसरे में स्थापना वर्ष दे रखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया है 57वें प्रश्न का, वो आपका माना गया है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 यानी AIDMK की स्थापना 1972, फिर BJD की स्थापना 1997, INLD की स्थापना 1999 और SP की स्थापना 1992। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ पार्टी और दूसरी तरफ उससे रिलेटेड जो दल है उसका नाम दे रखा है। तो 58वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारतीय जनता पार्टी का HMS नहीं है। आगे बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो 59वें का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यह तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है जैसा कि उन्हें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो 60वें प्रश्न का आंसर आरपीसी ने माना है ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो केवल शिक्षण से संबंधित है। हमें गलत कथन ही बताना था, तो ये आपका गलत कथन हो गया। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में ग्लासनोस्ट और पेस्ट्राइका की प्रक्रियाओं को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचोव, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक वार्तालाप और औपचारिक स्कूलिंग शिक्षा दोनों के द्वारा वयस्क बालकों तक उन तरीकों को पहुंचाते हैं जिससे दुनिया को उनकी संस्कृति व्याख्या करती है और प्रतिक्रिया करती है। यह आधारभूत अवधारणा निम्नलिखित में से किस विकास सिद्धांत की है? तो 62वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेव वाइटगोत्स्की। अगला प्रश्न, ब्रोन फेर ब्रेनर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वे स्थितियां जिसमें विद्यार्थी काफ़ी यानी पर्याप्त समय व्यतीत करता है जैसे विद्यार्थी का परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस क्या कहलाता है? तो प्रश्न नंबर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सूक्ष्म तंत्र। आगे बात करते हैं, बालक का भाषा विकास जन्म के समय रोने की साधारण क्रिया से प्रारंभ होता है, फिर विभेदीकरण प्रारंभ होता है और बालक कर्म से बहुत से शब्दों की शब्दावली प्राप्त कर लेता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है? तो 64वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकास
सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। आगे बात करते हैं, अधिगम के निर्धारित नीचे दिए गए हैं। इन उपरोक्त निर्धारकों का उपयोग करते हुए बताइए कि अधिगम के निर्धारकों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। तो 65वें का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। ये चारों के चारों आपके बिल्कुल सही है। आगे है, निर्मितवादी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त परिस्थिति है। तो 66वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोड है इसका ABCD, यानी ये चारों स्थितियाँ, पहली स्थिति भी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है और चौथी भी सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की। मिस्टर अमित की उपलब्धि में निष्ठा है और व्यक्तित्व की वे यह प्रकृति उसमें जीवन भर व्याप्त रहती है। ऑलपोर्ट के वर्गीकरण के अनुसार ये लक्षण क्या कहलाता है। तो 67वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधान यानी कार्डिनल। 68वां प्रश्न है, व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी प्रविधियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो 68वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चैतन्य अनुक्रिय। 69 प्रश्न है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहा जाता है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समायोजन। 70वां प्रश्न है, अवलोकन अधिगम प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। तो 70वें का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अवधारणात्मक, फिर धारणात्मक, फिर उत्पादन और फिर अभिप्रेरणात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रकार नहीं है। 71वां जो प्रश्न है उसका पहला आंसर हो जाएगा तरल बुद्धि। 72वां प्रश्न, बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण में सम्मिलित है। 72वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उपपरीक्षण। 73वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिज्ञासा अंतर्नोद। 74वां प्रश्न है, मेस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो 74वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आत्मसिद्धि। 75 नंबर प्रश्न है, थर्नडाइक के बहुकारक सिद्धांत के अनुसार एक गुणधर्म यानी विशेषता किसी कार्य की कठिनाई को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति हल कर सकता है, वे क्या कहलाता है। तो 75वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्तर। 76वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है। तो 76वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, अनभिज्ञता। 77वां प्रश्न, लोग अपना वोट प्राय अपनी भावनाओं के अनुसार करते हैं, बजाय इसके कि उम्मीदवार की अपनी विशिष्ट नीतियां किस प्रकार की है, इस आधार पर अभिव्यक्ति का ये घटक है। तो 77वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भावनात्मक घटक। प्रश्न नंबर 78, अपने को दूसरे लोगों के साथ संबंधों के रूप में परिभाषित करने का तरीका और ये पहचानना कि स्वयं अपना व्यवहार प्राय दूसरों के विचारों, भावनाओं और क्रियाओं द्वारा निर्धारित हो रहा है, आत्म प्रत्यय का ये दृष्टिकोण क्या कहलाता है। तो 78वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतर्निर्भर। 79 प्रश्न है, विद्यार्थी को नई विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में सरल पदों में पूर्व में जो वह जानता है उसे संबंधित कर प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षण की यह व्यू रचना निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो प्रश्न नंबर आपका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए। आगे प्रश्न नंबर 80, मेवात एवं डांग क्षेत्र निम्नलिखित में से कोपेन के किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो 80वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा CWG, ऑप्शन नंबर 4। फिर वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है। तो 81वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी बनास नदी। 82वां प्रश्न है, वन विभाग की 2021-22 की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 31 मार्च 2022 को कुल वन क्षेत्रफल था। तो 82वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 32,864.862 वर्ग किलोमीटर। पीछे आंसर की में मैंने आपको राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बता दिया था, तो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 32,864.62 वर्ग किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अलसी उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
आपका कोटा संभाग, बारां, कोटा, बूंदी और झालावाड़ यानी हड़ौती प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। तो 84वां जो प्रश्न है इसका आंसर आरपीसी ने 3 माना है, यानी यह कथन बिल्कुल सही है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर में स्थित है, ये भी सही है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी सही है। 85वां प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य का प्लास्टिक हब माना जाता है? तो 85वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयपुर जिला। अगला प्रश्न है, कोलवी कंदरा यानी बौद्ध कंदराएं और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल है, किस जिले में स्थित है? तो 86वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा झालावाड़ जिला, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है? तो 87वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88वां है, आपको पशुधन को सुमेलित करना था, तो इसका आरपीसी ने 88वें प्रश्न का आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3। अब देखो ऑप्शन नंबर 3 के अनुसार यदि हम देखें तो भेड़ की नस्ल नाली होनी चाहिए, बिल्कुल है। गोवंश की सांचौरी होनी चाहिए, बिल्कुल है। भैंस की सुरती होनी चाहिए और बकरी की बर्बरी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो 90वें प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 आहड़ सभ्यता से संबंधित है। अगला प्रश्न, पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल से संबंध रहे हैं? तो 91 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेराठ। अगला प्रश्न, घटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ककूक। अजमेर का पहला चौहान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के जारी किए थे वह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अरणोराज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित राजपूत राज्यों की विजय का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर आरपीसी ने 2 माना। 2 कैसे माना है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ वो है, क्योंकि चित्तौड़ विजय 1303 में हुई थी, रणथंभौर विजय 1301 में हुई थी, तो ये क्रम तो यही गड़बड़ा गया। अब पता नहीं आरपीसी ने यह आंसर कैसे माना है, तो ये आपका एक विवादित प्रश्न हो सकता है और डिलीट भी हो सकता है। तो 95वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कोटा और जयपुर। 96वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैप्टन CL सावर्स। 97वां प्रश्न है, हम भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्रों का बलिदान कर दिया था, किंतु केसर सिंह भारत का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के लिए भेज दिया था। ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपके रास बिहारी बोस का, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न, मेव कर्षक आंदोलन का मुख्य नेता कौन था? तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यासीन खां, ऑप्शन नंबर 3। और बी जो ग्रुप था उसका लास्ट प्रश्न है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सलदी तंवर। तो इस प्रकार से ये आपका आरपीसी के द्वारा दोनों शिफ्टें जो थी यानी ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों का आपको कमेंट आंसर उपलब्ध करवा लिया गया है। आप लोग इससे अपना आंसर चेक करके अपना स्कोर कार्ड कमेंट कीजिए ताकि कट ऑफ का एक मोटा मोटी आकलन लगाया जा सके। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।